जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों लोग, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, वो टॉपिक है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स के लिए और क्लास 10th के लिए हम सोशल साइंस का चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं। जैसे कि सेम चैप्टर का हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी है वीडियो और काफी सराहा है इस वीडियो को। उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। तो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग नेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में, उसके बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वही सारी बातों की चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और स्पेशली हम चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में लेकर के कि इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन है, ये हम कैसे कह सकते हैं, या एज ए डेवलपिंग नेशन इंडिया कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी लाक्षणिकताएं रखता है। तो बच्चे लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को हमारे इंट्रो में कि आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन का, तो इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक उसमें है जिससे हम कह सकते हैं कि जो इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में ग्रो कर रहा है, विकास कर रहा है ना। ऊपर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, वो बातों की भी हम चर्चा करेंगे डेफिनेशन में कि डेवलपिंग कंट्री होता क्या है, डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। और इसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, जो कि है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें हम इकोनॉमिक टॉपिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी तरीके से हम लोग और भी वीडियोस बनाने के लिए उत्तेजित होते हैं, प्रेरित होते रहते हैं। और ऑफ कोर्स अगर वीडियो आपको पसंद आता हो, इंफॉर्मेटिव लगता हो, कुछ लगता हो कि कुछ इसमें से हमने सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे ज्ञान जो है लगातार बढ़ता रहे। ओके, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि डेवलपिंग कंट्री होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलप्ड कंट्री। तो इसके बारे में इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है या तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री वाइज स्टैंडर्ड्स उसके अलग अलग होंगे, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हम बात करेंगे। देखिए, डेवलपिंग कंट्री दैट मींस वो जो अभी विकास कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, ये हम इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको डिफरेंशिएट भी किया था और आप लोगों का अच्छा खासा उसमें सपोर्ट मिला है, जिसके लिए मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आर्थिक विकास क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से कोई भी देश जो है वो विकसित कौन होता है और विकासशील कौन सा देश होता है। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि जिस कंट्री ने अपना आर्थिक विकास जो है प्राप्त कर लिया है वो विकसित देश है, और जो कंट्री अभी तक अपने आर्थिक विकास को साधने में सक्षम नहीं हो पाई है वो कंट्री जो है कहलाती है विकासशील देश, है ना। तो क्या ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है। तो सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड बैंक ने इसकी, किसने, वर्ल्ड बैंक ने 2004 में अपनी एक गाइडलाइन निर्धारित की थी कि जिस भी कंट्री की टोटल पर कैपिटा इनकम, याद रखिएगा ईयरली निकाला जाता है, कि जिस भी कंट्री की टोटल पर कैपिटा इनकम, कौन सी इनकम, पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, $735 से क्या है, कम है। तो वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी वो देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय $735 से भी कम है, वो कंट्री को हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। और जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $735 से अबोव है, ज्यादा है, तो वो कंट्री क्या कहलाती है, डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। ये डेफिनेशन एक याद रखना, जो कि एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर ये डेफिनेशन को जो है बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने सन 2004 में अपनी एक गाइडलाइन में बताया था कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी, कौन सी कंट्री जो है अंडर डेवलपिंग कंट्री होगी। ये सारी चीजों की गाइडलाइन जो उसने बताई है कि वर्ल्ड बैंक ने 2004 में जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $735 से डाउन होगी, लेस देन होगी, तो वो कंट्री क्या कहलाएगा, डेवलपिंग कंट्री कहलाएगा। और जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 735 यानी $735 से अबोव होगी, तो वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। ये तो हुई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात। अब इंडिया जो है वो, एक तो पता चला कि पर कैपिटा इनकम उसकी डाउन है, दैट इज व्हाई इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं, काफी सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाक्षणिकताएं हैं, उसकी लक्षण है, जिसे इंडिया को हम एज ए डेवलपिंग नेशन के रूप में साबित करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है कि भारत जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, समझाइए।
या भारत जो है विकासशील अर्थतंत्र है, समझाइए। या तो फिर ये बोल सकता है कि फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज, या फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर विकासशील अर्थतंत्र की लाक्षणिकताएं बताओ। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही टाइप के मीडियम्स में ये सेम क्वेश्चन आता ही है। 90% श्योर समझिए कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है ना। और बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैंने 9 पैरामीटर्स जो है, 9 जो फीचर्स हैं एज ए डेवलपिंग कंट्री, किसी भी कंट्री में पाया जाएगा जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है। तो वो सारे फीचर्स को हम थोड़ा सा समझ करके चलेंगे और उसके अंदर पॉइंट्स क्या लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप लोग समझ करके सेम एज ए पॉइंट्स उसके अंदर लिख सकते हो, और उसमें कहीं भी आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक तो हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, WHO ने, सॉरी वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $735 से कम होगी तो वो कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री होगी। दैट मींस सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक फीचर तो कंपलसरी आ ही जाता है कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $735 से कम होगी। और यहां पर जो पहला फीचर है वही है कि लेस पर कैपिटा इनकम, दैट मींस उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, $735 से नीचे। ओके, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो पॉपुलेशन ग्रोथ का है कि दैट मींस जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री होगी उस कंट्री की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। दैट मींस वो कंट्री जिसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ 2% से ज्यादा होगी या 3% से ज्यादा होगी, वो कंट्री जो है कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आएगी। दैट मींस यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया होता है। दैट मींस वहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ अब नहीं होती, इसी वजह से अनावश्यक जो श्रम होता है, अनवांटेड जो लेबर होता है, जिसको एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर मात्रा में रोजगार मिलता है, अच्छी उनको इनकम होती है, जिसकी वजह से उनकी गरीबी भी मिटती है। दूसरा है जो हमने पढ़ा अभी, पॉपुलेशन ग्रोथ। दैट मींस जो डेवलपिंग नेशन होता है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, हाई रहता है। क्या रहता है, हाई रहता है, ज्यादा रहता है, 2% 3% से भी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब यहां पर है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, अब डेवलपिंग कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेवलपिंग कंट्री का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहां पर इंडस्ट्री सेक्टर या तो फिर सर्विस सेक्टर का जो विकास है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ होता है, या होना चालू हो चुका होता है, या थोड़ी मात्रा में विकास हुआ होता है। अब होता क्या है कि अब कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है तो कुछ तो काम करेगी। अगर उन लोगों को सर्विस सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम अगर उनको मिल जाता है तो क्या होगा, वो वहां पर जाकर के काम करेंगे, क्योंकि नो डाउट एग्रीकल्चर के कंपेटिवली, पर्टिकुलर इंडिया की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के कंपेटिवली सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योग का जो क्षेत्र है, औद्योगिक जो क्षेत्र है या सेवा का जो क्षेत्र है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है ना। लेकिन होता क्या है कि एज ए डेवलपिंग कंट्री वहां पर सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का इतना ज्यादा विकास ना हो पाने के कारण लोगों को वहां पर रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही अपनी डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। दैट मींस ज्यादातर वहां के जो लोग हैं, उस कंट्री के जो लोग हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होगी, वो ज्यादातर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए किसके ऊपर निर्धारित होंगे, जी हाँ, एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही निर्धारित होंगे। चौथा पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब ये होता है कि कंट्री की जो भी नेशनल इनकम होगी उसमें पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है उस कंट्री की पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से डिवाइड करके, तो जो इनकम आती है तो क्या सेम उतनी ही इनकम हर एक व्यक्ति को मिलती है क्या, नहीं। दैट मींस वहां पर इनकम का डिफरेंस होता है, इनकम का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अपने आस पड़ोस में होगा 10 फैमिलियों का अगर हम एग्जांपल लें तो 10 फैमिली की फैमिली इनकम क्या सेम होती है, नहीं। उसमें होगा एक फैमिली होगी जो बहुत कम पैसे कमाती होगी, एक फैमिली, कुछ फैमिली ऐसी होंगी 2-3 फैमिलीज जो कि क्या होगा, काफी ज्यादा पैसे कमाती है, लाखों में उनकी इनकम होती है, जबकि कुछ गरीब फैमिलीज हैं जिनकी इनकम क्या होगी 10,000 15,000 इस तरीके से इनकम वो कमा पाती है, कुछ फैमिली तो इतना भी नहीं कमा पाती है। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज का एक स्तर है ना, अमीरों का एक स्तर है जो कि लाखों करोड़ों में अपनी इनकम कमा रहा है ना। वहीं पर अगर देखा जाए गरीबों का, तो गरीब लोग कितना पैसे कमा रहे हैं, अपनी खुद की जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पा रहे, इतना ही पैसा वो कमा पा रहे हैं। दैट मींस डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट मींस कहने का मतलब ये जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो अपनी और भी अमीर होता जाता है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है एक एज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया में भी सेम ही सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, है ना। अब देखो, लोगों के पास अगर काम नहीं है,
लोगों को पास उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर उनको काम नहीं मिल पाता है, जितने के वो काबिल हैं, जितना पैसा वो कमा सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के द्वारा, उतना पैसा अगर वो नहीं कमा पा रहे हैं, दैट मींस वो बेरोजगार है ना। जैसे अगर बोला जाए कि मैं 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम को एक आदमी कमा सकता है, लेकिन उसको 10,000 का ही काम मिलता है, दैट मींस वो अपनी एम्प्लॉयमेंट का पूरे तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेबिलिटी, उतना वो यूज नहीं कर पा रहा। हो सकता है उसको 4 घंटे का ही काम मिल रहा हो, या हो सकता है वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे काम ना मिलता हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो व्यक्ति बेरोजगार बैठा रहे। अच्छा, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा रीजन है कि कंट्री में जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, जितनी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवा पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी मात्रा में कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर और रोजगारी उपलब्ध करवाती है, उससे ज्यादा तेजी से अगर जनसंख्या वृद्धि हो तो जितने बचे लोग होंगे वो क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई कंट्री है जैसे इंडिया है, साल भर में उसने 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जो है देना है, 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि अगर 5 करोड़ हुई, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को, क्योंकि 2 ही करोड़ जनरेट कर पा रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के, लेकिन जनसंख्या जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 5 करोड़ बढ़ी है, तो 2 ही करोड़ लोगों को काम मिल पाएगा, बाकी के 3 करोड़ क्या रह जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट रहने के कारण ही क्या होगा, उनकी गरीबी में वृद्धि होगी और वो गरीब के गरीब रह जाएंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं पॉवर्टी। सिंपल है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास इतना पैसे नहीं हो पा रहे कि अपनी वो बेसिक नीड्स को, बेसिक फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर पाए, तो क्या होंगे वो, उनके पास शिक्षा नहीं होगी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा, जिससे उनको स्लम्स में रहना पड़ेगा, और स्लम्स में रहने के कारण उनको दुनिया भर की बीमारियां होंगी, और बीमारियां ज्यादा होने के कारण वो अपनी दवाई वगैरह भी प्रॉपर नहीं करवा पाएंगे। तो दैट मींस क्या होगा, बच्चों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, जिससे उनके बच्चे भी क्या रहेंगे, गरीब के गरीब रहेंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। तो पॉवर्टी भी जो है इंडिया लाइक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग फीचर है, जिससे निकलने में भारत को बहुत समय लगेगा और बहुत कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ड्यूअल इकोनॉमी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्यूअल इकोनॉमी मतलब होता है दोहरा अर्थतंत्र या द्विमुखी अर्थतंत्र, है ना। यानी होता क्या है कि कोई कंट्री है ना, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हाथ, पैर, मुंह, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा जो भी है, ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, और हमारी जो बॉडी है, उसका बॉडी का संपूर्ण जो है प्रॉपर तरीके से विकास होता है एक स्वस्थ आदमी अगर होता है तो। वही अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको लकवा मार गया है ना, तो होता क्या है कि उसके आधे पार्ट का विकास अच्छे तरीके से होता है, और दूसरा पार्ट जिसमें लकवा मारा है वहां का विकास नहीं हो पाता। अब उसके कारण हुआ क्या कि अगर उस पार्ट का विकास नहीं हो पाता है, तो बाकी का पार्ट जहां विकास हुआ वहां तो ठीक है, वहां से वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, लेकिन जिस पार्ट में उसका विकास नहीं हो पाता, वो पार्ट क्या रह जाता है, यूजलेस रह जाता है, या वहां पे उतना हलन चलन नहीं हो पाता, उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह इंडिया लाइक इकोनॉमी में ड्यूअल इकोनॉमी देखने को मिलती है, द्विमुखी अर्थतंत्र देखने को मिलता है। दैट मींस इंडिया का कुछ पार्ट है, कुछ स्टेट्स हैं जो तीव्र गति से आर्थिक विकास कर रहे हैं, स्पीडी डेवलपमेंट कर रहा है, लाइक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, है ना। तो ये सब जगहों पर क्या है, तीव्र गति से आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन इसी के साथ में दूसरे भी ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, ऐसी कुछ जगहें हैं जहां पर डेवलपमेंट जो है बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब वो क्या रीजन से हो रहा है वो हम अगले आने वाले टॉपिक में हम डिसाइड करेंगे। जैसे आप लोग अपने देख भी सकते हो ना, जैसे पर्टिकुलर आप जिस विस्तार में रहे हो, जैसे मैं सूरत में रहता हूं, तो सूरत में एक एरिया है पांडेसरा, सूरत में एक एरिया है सिटी लाइट, सूरत में एक एरिया है वेसू। तो सिटी लाइट और वेसू से अगर पांडेसरा को कंपेयर आप करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन जितना विकास जो है सिटी लाइट और वेसू एरिया का हुआ है, उतना विकास पांडेसरा एरिया का नहीं हुआ है। दैट मींस वो ड्यूअल इकोनॉमी है, सेम पब्लिक है, लेकिन क्या है, उनकी कैपेबिलिटी के कारण या उनके विकास की प्रक्रिया के कारण वो अपना विकास नहीं कर पाते, जिससे एक क्षेत्र का विकास कम होता है जबकि दूसरे क्षेत्र का विकास क्या होता है, ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इन लोगों ने क्या किया है, इसके अलावा भी अदर स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना तीव्र आर्थिक विकास सिद्ध किया है। उसी तरीके से इसे उड़ीसा हो गया, आपका बिहार हो गया, फिर इसके बाद आपका झारखंड, ये सब पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं हुआ है। दैट मींस वहां पर गरीबी का प्रमाण अभी भी काफी ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलता है। तो एक ही देश में अलग अलग तरीके की आर्थिक परिस्थिति जो है वो क्या कहलाती है, ड्यूअल इकोनॉमी कहलाती है। एक तरफ तो बहुत अच्छा है, सब लोग राजी खुशी से रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है खाने के भी फाफे पड़े हुए हैं, लोगों को खाने तक की दिक्कत है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है डेवलपिंग कंट्री का, और इंडिया भी उस चीज से जूझ रहा है। इसके बाद हमारा इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी।
अच्छा, इन क्यों विकास नहीं हो पाता है? क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो पाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, गोडाउन की सुविधाएं हो गई, प्लस रेलवे की सुविधा हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग। जहां पर इन सभी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, वहां पर कोई भी इंडस्ट्री जो है स्पीडी डेवलपमेंट कर सकती है, क्योंकि उसको मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाता है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, प्लस प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें ज्यादा खलल नहीं पड़ता। दैट इज वाई जो वहां पे काम कर रहे हैं जो लोग हैं, उन लोगों का भी जीवन क्या होता है? अच्छा होता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर अच्छे तरीके से हुआ है तो स्पीडी डेवलपमेंट उसको हासिल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड इंडिया में तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आने वाले फ्यूचर में कम से कम 7 से 8 या 10 साल में इंडिया भी जो है कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आ जाएगा, और भारत वैसे भी विश्व महागुरु बनने की तैयारी में लगा हुआ है। और अगला जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इसका, फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हमने अपने इसके पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। दो टाइप का ट्रेड होता है, एक इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दैट मींस देश की सीमा के अंदर अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग सिटीज के बीच में होने वाला जो व्यापार है, ट्रेड है, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम जो है इकोनॉमी है, सेम जो है कहीं ना कहीं एक ही मुद्रा में, एक ही करेंसी में उनको पेमेंट करना है, तो ठीक है, वो इंटरनल ट्रेड की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो दो टर्म इसमें आता है अस्तित्व में। एक होता है इंपोर्ट, जिसको हम आयात बोलते हैं, यानी दूसरे देशों से अगर हम माल सामान मंगाते हैं या टेक्नोलॉजी कुछ भी हम मंगाते हैं जिसके बारे में हमें पेमेंट करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट दैट मींस हम अपने देश का माल सामान कहीं और बेचते हैं, दूसरी कंट्री को हम बेचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट यानी निर्यात कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं, किसी कंट्री से अगर हम माल सामान मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट है, आयात है, और किसी कंट्री को अगर हम अपना माल सामान बेचते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, तो दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला जो व्यापार की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ओके, अच्छा, अब डेवलपिंग कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड का फॉर्म कैसा होता है, दैट मींस किस तरीके का इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ ट्रेड होता है, कि इंपोर्ट कैसा होता है, एक्सपोर्ट कैसा होता है, क्या ज्यादा होता है, क्या कम होता है। तो मैं आपको रीजंस के साथ में बता दूं। जैसे इंडिया या कोई भी कंट्री डेवलपिंग है, तो वो कंट्री अपने डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग मशीनरीज या किसी भी तरीके का माल सामान जो है वो ज्यादा इंपोर्ट करती है। क्यों इंपोर्ट करती है? क्योंकि उसको अपना डेवलपमेंट जो है साधना होता है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री है वहां की टेक्नोलॉजी को अपने देश में मंगाएगा, जिससे वो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है उस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी कंट्री डेवलप होना चाहेगी, है ना। तो डेवलपिंग कंट्री में देखिए क्या होगा कि इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट क्यों कम होगा? मैंने बताया ऑलरेडी, क्योंकि जिस भी कंट्री की टेक्नोलॉजिकल पावर ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ज्यादा है, मशीनरीज का यूज ज्यादा होता है, हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो लोग, तो उस कंट्री की पर यूनिट प्रोडक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ही डाउन होता है, क्योंकि एरर की संभावना कम होती है, ह्यूमन एरर की संभावना कम होती है, प्लस वेस्टेज कम होता है, टाइम वेस्ट कम होता है, मनी वेस्ट कम होता है, जो कि सीधा रिजल्ट करता है किसके पीछे? वस्तु की कॉस्ट के पीछे या प्रोडक्ट की कॉस्ट के पीछे। और अगर जब हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर कम पड़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? हम उसमें कम प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को में हम कंपीट करने लगेंगे। लेकिन अगर इंडिया लाइक कंट्री में जहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ है, या दूसरी कंट्री का अगर हम नाम लें तो उस कंट्री का अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा? वो टेक्नोलॉजी के तौर पर पीछे है, तो टेक्नोलॉजी के तौर पे पीछे होगा तो क्या होगा? पर यूनिट का प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो क्या होगा? ज्यादा आएगा। और दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज भी लो होगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो कम कीमत में अच्छा सामान वो बेच रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहीं पर क्या होगा? जिस कंट्री की डेवलप टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं कर रही है, तो उसके कारण क्या होगा? कीमत भी ज्यादा होगी और माल की क्वालिटी भी उसके कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में उसको ट्रेड कर पाना, उसको बेच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में इंपोर्ट का प्रमाण ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट का प्रमाण क्या होता है? कम होता है। ओके, ये तो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि फीचर्स क्या क्या है एज ए डेवलपिंग नेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हमें याद कर लेना है अच्छे तरीके से। एक बार फिर से मैं बता दूं, पहला टॉपिक हमारा लेस पर कैपिटा इनकम, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि हाई रहती है, डेवलप डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी,
ड्यूअल इकोनॉमी, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो आज का एक छोटा सा एक और टॉपिक है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को, कि इकोनॉमी में एक्टिविटीज किस तरीके की होती हैं। ये एक्टिविटी को अगर हमें डिवाइड करना हो तो किन एक्टिविटीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, आप लोगों के सामने लिखा है। दो एक्टिविटी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको दो एक्टिविटी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम आर्थिक कहते हैं, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को आर्थिक प्रक्रिया या आर्थिक क्रिया कहते हैं, और नॉन इकोनॉमिक को गैर आर्थिक क्रिया कहो या प्रक्रिया कहो, एक ही है। दैट मीन सिंपल सा है, जिस भी एक्टिविटी के लिए सामने वाला व्यक्ति हमको चार्ज करता है, ये ऐसी एक्टिविटी जो एक्टिविटी करने का मेन एम हमारा जो है, मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो पैसा कमाना हो, यानी कुछ काम हम करेंगे और उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और ऐसा काम जिस काम करने के पीछे हमारा जो मेन एम है या हमें पैसा ना मिले, हमारा फाइनेंशियल जो हमारी नीड है वो फुलफिल करने का एम ना हो, तो वो क्या होगा सॉरी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी वो, है ना। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर से बता दूं, ऐसा कोई काम हम करते हो जिसका मेन एम क्या हो, पैसे कमाना हो, है ना, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। और ऐसा काम जो जिस काम के करने के बदले हम पैसे नहीं लेते हैं, या उसके बारे में हम कोई सामान चीज वस्तु नहीं लेते हैं, यानी हम निस्वार्थ भाव से वो काम हम करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता उसके बदले में, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है ना, डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है और वो उसके बदले में क्या लेता है, अपनी फीस लेता है, पैसे लेता है ना। तो वो उसने जो भी एक्टिविटी की उसका मेन एम क्या था, पैसे कमाना था, तो वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपने बीवी बच्चों का इलाज करें तो उससे बदले वो फीस नहीं लेगा, है ना, तो जब वो फीस नहीं लेगा तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। आई होप बच्चे लोग, दोस्तों, मेरे मित्रों, आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जितना हो सकता था उतने तरीके से मैंने समझाया। और इसमें भी, इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ क्वेरी रह गई हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।